बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दैट मैगज़ीन। मेरा नाम तोक़ीर अब्बास है। नाज़रीन, बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सूरत हाल और ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से साहबज़ादा हामिद रज़ा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवाद सैयद लंदन से, आप भी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं। बात जो मैं पूछना चाह रहा था ब्रेक से पहले वो साहबज़ादा हामिद रज़ा से थी कि 24 मार्च को एक जलसा किया जा रहा है फैसलाबाद में आपकी पार्टी की जानिब से। आप थोड़ा सा हमें बताइए कि ये किस बारे में है। दूसरा हमें थोड़ा सा बताइए कि जो आपने हमें इन्फॉर्म किया कि आपके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दी गई है, उसी ज़िमन में हम सवाल करेंगे कि मौलाना अब्दुल अज़ीज़ पर भी एक FIR दर्ज है, उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की जा रही। उसके बारे में बताइए कि क्या रुकावटें हायल हैं। बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे हमारे वज़ीर दाखिला के उनको अगर गिरफ़्तार किया जाए तो अमन कायम करना मुश्किल हो जाएगा। आप बताएं कि आपके ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज की गई है वो किस मकसद के तहत और आपको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई है या नहीं, इस बारे में हमें थोड़ा सा बताइए जी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो 24 मार्च का जो जलसा और जुलूस है जी फैसलाबाद में, ये तमाम तंजीमात अहले सुन्नत का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके अंदर अहले सुन्नत की तमाम मजहबी और सियासी जमातें नेशनल लेवल की और हर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में मुकामी सतह की वो इसके अंदर शामिल हैं। मसलन 24 मार्च का भी जलसा फैसलाबाद में हो रहा है। उसके अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, पाकिस्तान अवामी तहरीक है, मिनहाजुल कुरान है, जमीयत उलमा पाकिस्तान है, जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान है, अंजुमन तलबा इस्लाम है। ये हमारी नेशनल लेवल की जो अहले सुन्नत की तमाम तंजीमात थी ये और इलाकाई सतह पे तकरीबन 42 के करीब जो तंजीम है टोटल वो बनती हैं। और ये हम इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट लॉन्च करने जा रहे हैं कि ये ममलिकत हमारे बड़ों ने और हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी, इसलिए नहीं बनाई थी कि पाकिस्तान के अंदर सलातो इस्लाम पर भी पाबंदी लगा दी जाए, पाकिस्तान के अंदर आजान की आवाज को भी महदूद कर दिया जाए और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सबसे बड़े पुरअमन तबके को, जो पाकिस्तान का अक्सरियती तबका है सुन्नत वल जमात का, जो सूफीज़्म का फॉलोवर है, जो पीस का चाहने वाला है, उनको आप टेररिस्ट डिक्लेयर कर दें या उनके खिलाफ ऑपरेशन की आगाज कर दें। तो ये 24 तारीख को इस तहरीक की बिगनिंग है फैसलाबाद से इंशाल्लाह। बड़ा इंशाल्लाह शानदार और भरपूर प्रोटेस्ट होगा यहाँ पे। अच्छा, इसमें शिया जमातें भी शामिल होंगी या सिर्फ अहले सुन्नत के लोग हैं इसमें? जी, इसमें जैसे आपका इत्तेहाद अहले तशरीक की जमातें भी अभी बिल्कुल वो शामिल होंगी, MWM की जो है वो भी, इसके अलावा जो दीगर तंजीमात हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगी। और उसके साथ साथ जो दूसरा आपका सवाल था रिगार्डिंग FIR से मुताल्लिक़, FIR के या मेरी FIR, तो FIR, अच्छा ये हमें बता दें थोड़ा सा, आप बता दें कि आपके खिलाफ जो FIR हुई है और जो मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ FIR हुई है, इनमें क्या फर्क है? अभी जो सबसे पहले FIR तो मेरे खिलाफ लॉन्च हुई है वो है 16 MPO के तहत, जिसमें नक्शे अमन का उन्होंने जवाब बनाया है और उसके अंदर जो FIR लॉन्च हुई है उसमें ये लिखा गया है कि पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ मैं कोई तहरीक चला रहा हूँ या तमाम सुन्नी तंजीमात जो तहरीक चला रही हैं उससे मैं लीड कर रहा हूँ, इस किस्म की चीजें उन्होंने तहरीक की हैं। और इस हवाला से डिटेंशन ऑर्डर्स भी उन्होंने शायद इशू किए हैं। चंद दिन पहले ये मेरे घर पर आए थे तो मैं उस वक्त घर पे मौजूद नहीं था, लेकिन इस वक्त मैं फैसलाबाद में मौजूद हूँ और इंशाल्लाह हमारी जो पार्टी है तमाम तंजीमात फैसला कर रही हैं कि मैं इस FIR के हवाला से जिस मुतल्लिका थाने में, थाना कोतवाली में FIR लॉन्च की गई है, मैं इंशाल्लाह, मेरी अपनी ख्वाहिश ये है, तमाम तंजीमात मेरी जवाब के ज़ाहिर है वो तमाम साथी जो हैं वो बैठ रहे हैं, मैं शायद 24 तारीख को अपनी गिरफ्तारी पेश कर दूंगा, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा काम नहीं किया जो पाकिस्तान में नक्शे अमन के हवाला से हो, दहशतगर्दी फैलाने के हवाला से हो। हम तो पाकिस्तान में मोहब्बत की, रवादारी की, बैनुल मज़ाहब रवादारी की बात करते हैं। मैं इंशाल्लाह 24 तारीख को अपने आप को पेश करूंगा। ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आप, अगर कोई ऐसी चीज है तो आप बिल्कुल मेरे से फैसला सकते हो। 24 तारीख को जनाब मैं इंशाल्लाह 24 तारीख को अपने आप को कानून के सामने पेश करूंगा, मुतल्लिका थाने के अंदर मैं जनाब पेश होऊंगा, मुझे गिरफ्तार किया जाए, केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए। और मैं इस हवाला से एक और बात वाज़ा कर दूं कि मैं एक कदम आगे बढ़ते हुए मैं अपनी बेल अप्लाई नहीं करूंगा। मुझे अगर ये जेल में रखना चाहते हैं, जेल में भेजना चाहते हैं तो मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मेरे केस को अदालत के अंदर मैं लड़ूंगा, मैं वहां पर बतलाऊंगा कौन सी वजूहात थी
मेरा और अब्दुल अजीज का फर्क यह है कि अब्दुल अजीज के ऊपर दहशतगर्दी के हवाले से FIR है। अब्दुल अजीज ने इस्लामाबाद के अंदर थाना पेशावर में, जिसमें 40-45 के करीब मासूम बच्चे शहीद हो गए, उस इंसिडेंट के ऊपर बैठ के ये कहा था कि रियासत जो ये बच्चे शहीद हुए हैं ये जस्टिफाइड है। हमने तो अभी रिसेंटली जो लाहौर के अंदर जहानाबाद का इंसिडेंट हुआ, हमने तो स्ट्रॉन्गली उसे कंडेम किया, बल्कि हमने अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के इदारे यकजहती के तौर पर जो हमारा 24 तारीख का प्रोग्राम है, ये पहले 18 मार्च को था, हमने यकजहती के तौर पर इसे 24 तारीख को किया। हम वहां पे उनके पास गए, वहां पे हमने यकजहती की, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो क्रिश्चियंस के साथ या पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के साथ इस हवाले से ताल्लुक रखते हो, तो दहशतगर्दी को वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। मौलवी अब्दुल अजीज तो ये कहता है कि बच्चों को जो शहीद किया गया वो बिल्कुल ठीक किया गया, उसके खिलाफ दहशतगर्दी के हवाले से FIR है, वो दंदनाता फिरा। और मौलवी अब्दुल अजीज ने बाकायदा तौर पर यह कहा था कि मैं अपने आप को कानून के आगे सरेंडर नहीं करूंगा, अगर ये मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं तो कर लें। यानी उसने तो धमकियां में इस लहजे में यह बात की थी। तो ये फर्क है मेरे में और मौलवी अब्दुल अजीज में। और जहां तक अब्दुल अजीज की जो बात है, निसार साहब ने फरमाई थी कि मौलवी अब्दुल अजीज को गिरफ्तार करने से अमन अमान का मसला बन सकता है, तो इसका मकसद फिर वजीर दाखिला की यह स्टेटमेंट है कि कोई भी आदमी अगर कल को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है, वो आदमी मिलिटेंट एक विंग बना लेता है, वो टारगेट किलर्स का या सुसाइड बॉम्बर्स का एक ग्रुप बना लेता है, तो फिर रियासत उसको गिरफ्तार नहीं करेगी। और मौलवी अब्दुल अजीज का जो मदरसा है बच्चियों का, जामिया हफ्सा की जो तालिबात है, उन्होंने तो दाइश की सपोर्ट का ऐलान किया, फेसबुक के ऊपर बैठ के किया, और बच्चियों को आइडेंटिफाई किया गया। अगर आप दाइश के सपोर्टर्स को नहीं पकड़ेंगे, अगर आप मौलवी अब्दुल अजीज के पकड़ने से नक्शे अमन का खर्चा है, तो फिर आप हमें ये बतला दें कि ये ममलिकत आपके लिए नहीं है, ये ममलिकत सुसाइड बॉम्बर्स के लिए है, ये दहशतगर्दों के लिए है। और मैं ये समझता हूँ कि वजीर दाखिला के खिलाफ इस बयान के हवाला से उनके खिलाफ एक FIR लॉन्च होनी चाहिए कि एक दहशतगर्द को पकड़ने के हवाला से आप रियासती कमजोरी का ऐलान कर रहे हैं। और दर हकीकत जो मैंने पहले बात की थी, या जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि ताने बाने अगर आपस में मिलाए जाएं, और आप तो यहाँ तक देखिए, मैं उस प्रोग्राम में मौजूद था जिसमें वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने तालिबान से ये रिक्वेस्ट की थी, ये एक अखबारी स्टेटमेंट नहीं थी, इन्होंने एक प्रोग्राम में, मैं उस प्रोग्राम में मौजूद था जहां पे इन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप पंजाब के अंदर दहशतगर्द हमले ना करें, हम आपका साथ देंगे। और इसी तरह इस तरह वॉल स्ट्रीट जर्नल और दीगर पेपर्स के ऊपर जो उसामा बिन लादेन के कंपाउंड से मिलने वाले लेटर थे, अभी तो एक लेटर खुला है, इनके मुकम्मल ताल्लुकात हैं। और यही बात हम बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत मुनाफिकाना रविश इख्तियार कर रही है। एक साइड तो ये कहती है कि नेशनल एक्शन प्लान है, और दूसरी साइड पे पंजाब के अंदर ये लोगों को फौज पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सिर्फ आपको छोटी सी वजाहत करना चाहता हूं कि नेशनल एक्शन प्लान के अंदर ये चीज तहरीर थी कि कलअदम जमातों के सरबराहान, कलअदम जमातों के फाइनेंसर्स, उनके सपोर्टर्स, उनके जो सरपरस्त हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा और उन्हें पकड़ा जाएगा। और अहम तरीन बात यह है कि पाकिस्तान के कानून के अंदर, पाकिस्तान के आइन के अंदर कलअदम जमातों के हवाला से बाकायदा तौर पर यह वजाहत मौजूद है कि जिस जमात को एक मरतबा कलअदम करार दे दिया जाए, उसका कोई भी मेंबर किसी और पार्टी की रुकनीत इख्तियार नहीं कर सकता, उस जमात का मैनिफेस्टो यूज नहीं हो सकता, उस जमात का झंडा यूज नहीं हो सकता। मेरा सवाल यह है कि कलअदम सिपाही सहाबा जो कि अब अहले सुन्नत वल जमात के नाम से काम कर रही है, उसका झंडा भी वो है, उसका मैनिफेस्टो भी वो है। कलअदम सिपाही सहाबा के तमाम कारकुनान और मेंबरान अहले सुन्नत वल जमात के मेंबरान हैं। और इसके ऊपर कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स मैनिफेस्टो यूज करेगा या झंडा यूज करेगा तो उसको 6 माह की कम से कम सजा होगी। तो क्या बतलाया है कि आपने नेशनल एक्शन प्लान के तहत इन लोगों के खिलाफ एक्शन किया, आपने मौलवी अजीज पकड़ा, आपने लुधियानवी को पकड़ा, आपने समीउल हक से पूछा कि भाई आपके दारुल उलूम हक्कानिया कोरा खटक से तालिबान पढ़ के जाते रहे, अभी तक पढ़ रहे हैं, आपने खुद और मीडिया कहा कि मैं तालिबान का बाप हूं, तालिबान मेरी पैदावार है। आपने उन लोगों को तो नहीं पूछा, आपने उन लोगों के हवाले से किसी किस्म के नेशनल एक्शन प्लान का, और फिर उसके अंदर एक चीज ये शामिल थी कि मिलिटेंट मदारस के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। मैं आज अलग ये बात कर रहा हूं कि अहले सुन्नत के तमाम मदारस, मैं अहले सुन्नत के सबसे कदीम मदरसे जामिया रिजविया का सरबराह भी हूं, और हमारे अंदर तकरीबन 1100 के करीब मदरसा है पाकिस्तान में। मैं ओपन करता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस हमें बगैर इतना दिए सुबह आए शाम आए, हमारे सर का ताज है, हम अपने खुले हैं, यहाँ पे आके सर्च करें, यहाँ पे ऑपरेशन करें। अगर उन्हें कोई चीज मिले, कोई असला मिले, कोई दहशतगर्द मिले, कोई फतवाप्रस्त मिले, कोई मिलिटेंट मिले, तो भले उसे गिरफ्तार करें और यहाँ से ले जाएं।
लेकिन दरअसल जो देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट है, जिनके अक्सर मदारस दहशतगर्दी में मुलव्वस है, जिनका ताल्लुक कालादम स्पाई साहबा से हो, लश्कर जंगवी से हो, मौलाना समीउल हक से हो, फजलुर रहमान से हो, आप उनके मदारस के खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं करते? मेरे पास इस वक्त मेरे सामने एक रिपोर्ट मौजूद है जो डॉन की है, जिसके अंदर इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान की 5 सिक्योरिटी एजेंसीज ने उन मदारस को, उन अफराद को आइडेंटिफाई किया है जहां पर सुसाइड बॉम्बर्स तैयार हो रहे हैं। उन्होंने मदारस के नाम लिखे, उन मदारस के मुल्तज़मीन के नाम लिखे, और उन मदारस से जिन जिन सुसाइड बॉम्बर्स ने सुसाइडिंग बॉम्बिंग की तरबियत हासिल की, उन लोगों को बाय नेम आइडेंटिफाई किया विद देयर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, विद देयर प्रूफ ऑफ नेशनलिटी ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी। तो आप उनके खिलाफ तो ऑपरेशन नहीं कर रहे, जिनके बारे में आपकी एजेंसीज आपके सामने हर चीज ले आई हैं कि ये मदारस फलानी जगह पे इतनी तारीख को जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई, इसमें फलाने मदरसे का ये आदमी इन्वॉल्व था, इसने इस जगह पर तरबियत हासिल की। ऑन द अदर हैंड आप पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के खिलाफ अपने एक ऑपरेशन की इब्तिदा कर दी, जो कि अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, जिन्होंने 21st अमेंडमेंट की सपोर्ट की जिस ऑपरेशन में। और हम देखें, हमने अपने मज़ारात पर बम धमाके कराए, हमने हमारे उलमा शहीद हुए, हमारे बुजुर्ग अकाबरीन शहीद हुए, डॉक्टर सरफराज़ से लेके मेरे वालिद मरहूम तक इन तमाम लोगों को शहीद किया गया। हम लोगों ने तो उस मामले पे कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, लेकिन अगर ये समझा जा रहा है और अब हम अहले सुन्नत इस नतीजे पर पहुंचते जा रहे हैं कि पाकिस्तान में शायद पीसफुल रहना ये एक जुर्म है, जो मुल्क हमारे बड़ों ने बनाया था, इस मुल्क के अंदर शायद अब हमारे लिए और कोई जगह बाकी नहीं बची। अगर आप हमें इस तरीके से विक्टिमाइज करेंगे या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार करेंगे हमें, आप हमें अफवाज पाकिस्तान का साथ देने का ये सलाह देंगे, तो फिर हम भी सोचने पर मजबूर होंगे कि या तो हम पाकिस्तान से माइग्रेट कर दें या फिर हम भी असला उठा लें। क्योंकि आखिर कब तक हर चीज की एक लिमिट है। आखिर कब तक हम अपने लोगों को भी शहीद करवाते रहेंगे, अपने मज़ारात को शहीद करवाते रहेंगे, अपने उलमा को शहीद करवाते रहेंगे, अपने बच्चों को शहीद करवाते रहेंगे, गिरफ्तार करवाते रहेंगे, जेल में टॉर्चर करवाते रहेंगे, और हम अमन का झंडा हमारी यूथ पूछती है हमसे कि आप लोगों की आप आखिर कब तक पुरअमन रहना चाहते हैं। तो काजी मुजफ्फर साहब की उम्र 85 साल है, जिन्हें लाहौर से गिरफ्तार किया गया, 2 माह हो गए। मौलाना शफकत साहब जिन्हें फैसलाबाद समुद्री से गिरफ्तार किया गया, उनकी वालिदा हॉस्पिटलाइज है, लेकिन अभी तक न उन तक रसाई दी जा रही है, और उनके आगे लिखा गया है कि ये आदमी न सेक्टेरियनिज्म में मुलव्वस रहे, न इनके खिलाफ आज तक एक सिंगल FIR लॉन्च है। आखिर कब तक आप हमारे साथ ये करेंगे? अगर मामला ये रुख इख्तियार करेंगे तो फिर यूथ हमारे हाथ में भी नहीं रहेगी, जो कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि मुल्क अंदरूनी खाना जंगी का शिकार हो जाए। और मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हमदर्दियां लाहौर वाले जाती उमरा से नहीं है। मैं शरीफ एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स रायविंड में पढ़ता रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जाती उमरा जहाँ पे शरीफ फॉर्म है, ये इसकी निस्बत है इंडियन जाती उमरा से, जहाँ से मियां साहब के बड़े माइग्रेट करके आए। मैं ये समझता हूँ कि ये इंडियन जाती उमरा के साथ इनकी एफिलिएशन है, इनकी हमदर्दियां हैं। ये इंडिया की है वहां पे, ये इसराइल की है वहां पे, ये पाकिस्तान दुश्मन अनासर की है वहां पे, ये आले सऊद की है वहां पे। पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियन वायलेंस को अपनी पीक तक ले जाना चाहते हैं, और ये उसके लिए बाकायदा स्क्रिप्ट तैयार भी हो चुका, उसके ऊपर स्ट्रांगली वर्किंग भी हो रही है। और मैं नहीं समझता कि इसमें शहबाज शरीफ इन्वॉल्व नहीं है। अगर पंजाब का वज़ीर आला आज से 1 माह पहले कलदम स्पाई साहबा के साबिक सरबराह मोहम्मद अहमद लुधियानवी से खुफिया मुलाकात करे, जो मंजर-ए-आम पे आ जाए, अगर आप समझते हैं कि वो कलदम नहीं है या वो मिलिटेंट नहीं है, तो आप ओपनली मीडिया के सामने उनके साथ मुलाकात करें। आप रात के अंधेरों में चोरों की तरह मोहम्मद अहमद लुधियानवी से मुलाकात क्यों करते हैं? इन तमाम सवालात का जवाब कम से कम हमें नहीं मिल सका। और अहले सुन्नत इस हवाला से, अहले तशय्युअ इस हवाला से मकसद है शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी शिकार है, और इस वक्त हुकूमती बर्बरियत और वहशत का भी शिकार है। अच्छा साहबजादा साहब, एक सवाल जो अहम है वो ये है कि आप सारी जमातों ने, मोतदिल जमातें जो हैं, इन्होंने 21वीं तरमीम की हिमायत की थी, और मदारस के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन के हवाले से बात हो रही थी उसकी भी आपने हिमायत की थी। लेकिन हमने पिछले दिनों देखा कि बहुत सारे देवबंदी उलमा के साथ हमने वो चेहरे भी देखे जो मोतदिल सुन्नी और शिया जो इस हवाले से बात कर रहे थे कि मदारस के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना चाहिए। तो इस तरह फिर आपस में अगर आप इत्तेहाद कायम करके फिर इस तरह एक तकसीम हो जाए, तो ये सूरत हाल फिर वैसी की वैसी ही नहीं रहेगी।
मैं ये समझता हूँ इस हवाला से 21st अमेंडमेंट को चूंकि हमने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया था, यकीनन तमाम लोग बराबर नहीं होते। हम में से भी कुछ ऐसी काली बेड़े हैं या हम में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने जाती मुफादात के लिए मदारस के खिलाफ ऑपरेशन को दबाना चाहते हैं या दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को दबाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बतलाऊं कि हमारे जो मसलन मैंने आपको जामा रिजिया की मिसाल दी, अगर आप उन मोतदिल, मैं तो उन लोगों को मोतदिल नहीं समझता जो कि कलअदम जमातों के सरबराहों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अगर वो कुछ कर भी रहे हैं तो इंशाअल्लाह अहले सुन्नत के अंदर उनके एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है। और मैं उससे अगली आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बतलाऊं कि जितने भी लोग समीउल हक साहब के साथ या लुधियानवी के साथ या इन लोगों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे हैं, इनका अपना जाती एक भी मदरसा नहीं है। जो मदारस के सरबराहान हैं, जो मदारस के मुतममीन हैं, या जो अहले सुन्नत की पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसके इन्फ्लुएंस में मदारस हैं या जिनकी मदारस की चेन है, वो तो ऑलरेडी हुकूमत के मुखालिफ है। इस मामला से अपनी आवाज उठा रहे हैं। मसलन हमारे अहले सुन्नत की सबसे बड़ी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान है, जिसके सरबराह सैयद मजहर सईद काज़मी साहब और सैयद रियाज हुसैन शाह साहब हैं। अब इस जमात अहले सुन्नत ने नेशन वाइड एक कॉन्फ्रेंसिस का इब्तिदा शुरू की और उस सिलसिले में लाहौर के अंदर कन्वेंशन किया गया। 18 तारीख को मुल्तान में था, 27 तारीख को गुजरांवाला में है। तो ये मैं आपको बतला दूं कि शायद अपने जाती मफादात को हासिल करने के लिए चंद लोग जो हैं वो काली बेड़े हैं, तो यकीनन मकसद हर साथ में मौजूद होती हैं, ये वहां पे जाके बैठे हैं। लेकिन इनका एहतसाब का अमल शुरू भी हो चुका है और अब अहले सुन्नत इनका मुकम्मल तौर पर बाइकाट भी कर चुके हैं। इन्हें किसी प्रोग्राम में इन्वाइट नहीं किया जा रहा। और जो इनमें से चंद अहम लोग हैं, 2 या 3, उनके हवाला से मसलन तंजीमुल मदारस के सरबराह के हवाला से हमने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से ये एक्सप्लेनेशन कॉल की है। जामिया रिजविया का तंजीमुल मदारस के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर है 001, यानी पहला फौकानी मदरसा जिसने तंजीमुल मदारस को बनाया वो जामिया रिजविया था। मैंने बीइंग द हेड ऑफ जामिया रिजविया एंड बीइंग द हेड ऑफ द रिजवी स्कूल ऑफ थॉट चेन, मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया है कि हमने तंजीमुल मदारस बनाई थी अहले सुन्नत के मदारस के लिए, हमने कोई मिलिटेंट मदारस के दफा के लिए तंजीमुल मदारस को नहीं बनाया था। तो आपने अपनी इस पोस्ट को नाजायज तौर पर इस्तेमाल किया है, गलत तौर पर इस्तेमाल किया है। इत्तेहाद मदारस दुनिया के नाम के एक मुफाद परस्त टोले के साथ बैठ के आपने अहले सुन्नत के मुफादात को हिट किया है। इस हवाला से एक कन्वेंशन ऑलरेडी लाहौर ऐवान इकबाल में हो चुका है तंजीमुल मदारस का। इंशाल्लाह हम करीब इस हवाला से अब देखेंगे कि किस तरीके से हमने इन तमाम लोगों का बाइकआउट किया है। अच्छा, आखिर में सवाल मैं करूँगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब को हमारी आवाज़ आ रही है? जी हमारे साथ मौजूद है। इजाज़त चाहते हैं डॉक्टर साहब, आपको वेट करना पड़ा। सवाल ये होगा कि हमने अब तक बात की पंजाब हुकूमत के हवाले से और उनकी जो अप्रोच है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, जितने बयान देते हैं या एक्शंस ले रहे हैं उसमें कितना तज़ाद नज़र आ रहा है। अभी जो कराची में जो टारगेट ऑपरेशन चल रहा है, आप क्या समझते हैं कि ये बिला इम्तियाज़ है या किसी एक पार्टी को -1 फार्मूले के तहत, जो भी कह लें आप उसको, उनके खिलाफ कोई एक मजमून कार्रवाई की जा रही है? आप इस पर क्या कहते हैं? जी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि तासुर ऐसा आ रहा है कि पंजाब में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो ज़रब-ए-अज़्म के सबसे बड़े हामी थे और जो तालिबान और तालिबान से मुंसलिका कलअदम तकफीरी दहशतगर्द जमातों के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत कर रहे थे। पंजाब में अहले सुन्नत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, अहले सुन्नत के जो हमारे बरेलवी मकतब फ़िक्र है उसके जो कि पुरवन मसलक के लोग हैं, उनके उलमा के खिलाफ या अहले तशय्यो के उलमा और मदारिस के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी तरीके से कराची में और सिंध में जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा फौजी ऑपरेशन की हिमायत की थी, ज़रब-ए-अज़्म की हिमायत की थी, फौजी अदालतों की हिमायत की थी, उसके खिलाफ कार्रवाई तो शद्दोमत के साथ की जा रही है। लेकिन हमें वो शिद्दत जो है, बल्कि किसी तरह की कोई कार्रवाई हमें कलअदम सिपाही साहबा के खिलाफ नजर नहीं आती। तो मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ और समझता हूँ कि साहिबजादा हामिद रजा साहब ने अपनी बातों में निहायत ही वाज़ेह तौर पर ये चीज़ वाशगाफ कर दी है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है और जो सूबाई हुकूमत है वो दर हकीकत ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म को नाकाम बनाना चाहती है। और
ये इनके मरासिम हैं कलादम तंजीमों के साथ, इनकी हमदर्दियां हैं अलकायदा के साथ, तालिबान के साथ और लश्कर जंगवी के साथ, और ये अहले सुन्नत के खिलाफ ऑपरेशन करके, ये MQM के खिलाफ ऑपरेशन करके और ये अहले तशय्यो के खिलाफ ऑपरेशन करके ये सिर्फ उस ऑपरेशन को नाकाम बनाना चाहते हैं, ये कैसे बनाना चाहते हैं, हमें थोड़ा सा ये हाथ मजबूत करना चाहते हैं तकफीरी खवारिज के। आप हमें थोड़ा सा ये वाज़ेह कर दें कि पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत अगर ऑपरेशन ज़रब अज़ब को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है तो उसका इसके साथ क्या ताल्लुक़ है, वो किस तरह ऑपरेशन ज़रब अज़ब पे फ़र्क पड़ सकता है उस चीज़ का? देखिए, इसके लिए आपको बैनुल अक़वामी तनाजुर में देखना पड़ेगा। ये चीज़ तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं ये सऊदी अरब के बहुत ज़्यादा हल्के असर के अंदर हैं और उसके सऊदी अरब के ममनूनीन में से भी हैं और सऊदी अरब के एजेंडा को पाकिस्तान में लेके आगे चलना भी चाहते हैं। तो आप ये जहन में रखें कि ये वही लोग हैं और ये वही बैनुल अक़वामी साजिश है जो कभी शाम में और इराक में दाइश की शक्ल में नमूदार होती है, अफ्रीका में, नाइजेरिया में और दूसरे ममालिक में ये बोको हराम की शक्ल में नमूदार होती है, ये यमन में अलकायदा की शक्ल में नमूदार होती है और पाकिस्तान में ये नमूदार हुई है तालिबान और सिपाही साहबा की शक्ल में। और तालिबान और सिपाही साहबा की जो पार्टी इस वक्त सरपरस्ती कर रही है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पीछे सऊदी अरब का हाथ है। तो इसको आपको बैनुल अक़वामी तनाजुर में देखना पड़ेगा। ठीक है, हमने वादा भी किया था नाज़रीन से कि इस प्रोग्राम में थोड़ी सी हल्की फुल्की बात करेंगे यमन के हवाले से। मैं सिर्फ एक चीज़ डॉक्टर साहब आपसे पूछता हूँ कि सबको पता है कि पिछले जुमे को एक कितना बड़ा वाक़या हुआ जिसमें 2 मिनट हैं हमारे पास, 2 मसाजिद पर हमला हुआ और बहुत सारे 100-150 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हुए या जाँ बहक हुए और उसके साथ सैकड़ों ज़ख्मी हुए। तो बहुत सारे तज्ज़िया निगारों जिनमें मिडल ईस्ट के तज्ज़िया निगार भी हैं वो कहते हैं कि यमन में जो बदअमनी हो रही है उसका ज़िम्मेदार सऊदी अरब है। इस पर अगर आप 1-2 मिनट में बात करेंगे तो फिर हमारे पास अच्छा हो जाएगा, वक्त कम है हमारे पास। जी, बहुत मुख्तसर में अर्ज करूंगा कि जुआन कोल है, एक वेस्टर्न एनालिस्ट हैं, उनका अपना वेबसाइट भी है, उन्होंने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर कि यमन में जो 2 ज़ैदी शिया मुसलमान जो थे उनकी मसाजिद पे जो अटैक हुआ, 150 से ज़ायद हमारे जो ज़ैदी भाई जो हैं उनको शहीद किया गया जबकि वो जुम्मा की नमाज पढ़ रहे थे। तो बड़ा वाज़ेह तौर पर ये चीज़ मेरा ख्याल है तमाम पाकिस्तानियों को बल्कि तमाम मुसलमानों को और तमाम गैर मुसलमानों को भी समझ लेनी चाहिए कि ये शिया सुन्नी तनाज़ा नहीं है, क्योंकि जिस रोज 150 ज़ैदी शिया मुसलमानों को शहीद किया गया यमन में, उसी रोज हमारे 50 सुन्नी कुर्द भाई शाम में शहीद किए गए। और ये लोग जो हैं और कराची में बोहरा बिरादरी पर भी उसी रोज हमला हुआ। जी, और उसी रोज कराची में जो हमारे बोहरी जो शिया भाई हैं उनकी मस्जिद पर, बुरहानी मस्जिद पे अटैक हुआ और उसमें 2 हमारे अहले तशय्यो मुसलमान और 1 सुन्नी सूफी मुसलमान वो शहीद हुए। और उसी रोज चारसद्दा में भी कार्रवाई हुई और डेरा इस्माइल खान में भी, और 2 शिया मुसलमानों को टारगेट किया गया। तो ये शिया सुन्नी मसला नहीं है, ये एक ही तकफीरी सलफी और देवबंदी गिरोह है जिनको आप दौरे हाजिर के खवारिज समझ सकते हैं। यही गिरोह है जो सुन्नी को भी शहीद करता है, शिया को भी शहीद करता है, और यही गिरोह है जो पाकिस्तान में मसीहियों, अहमदियों, हिंदुओं और बाकी अक़लियतों के ऊपर भी हमले करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहबजादा हामिद रज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर आप एक आधे मिनट में अगर कोई अपना पैगाम देना चाहते हैं तो हमारे पास 1 मिनट से कम है टाइम। जी चले, उनको आवाज़ नहीं आ रही, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि
पाकिस्तान की सूरत हाल ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात करें कि बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो सिंध हुकूमत की तरफ है और कराची में जो ऑपरेशन हो रहा है, इसके साथ MKM के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हो रहा है उस पर बात कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि उसके बरक्स अगर पंजाब में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जहाँ से फोकस हटा हुआ है, उस पर बात करें। हमारे साथ मौजूद थे साहबजादा हामिद रज़ा पाकिस्तान से, आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं। इसके साथ हमारे साथ मौजूद थे लंदन से डॉक्टर जवाद सैयद, आप एनालिस्ट हैं, हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, दोनों मेहमानों को शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।